आर्थिक विकास महामंडळास दरवर्षी 1000 कोटीची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी। महाराष्ट्र राज्यातील इतर समाजातील असलेल्या घरकुल योजनेच्या धर्तीवर अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला सुद्धा नवीन घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी। और लास्ट का पॉइंट यह है कि महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्ग व मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीत सुधारणा होऊन सर्वांगीण विकास व्हावे याकरिता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था सारथी आणि महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाज्योती या स्वयं संस्थेची स्थापना केलेली आहे। त्याच धर्तीवर अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा याकरिता स्वतंत्र स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात यावी। अब ये हमने इतनी सारी मांगे हमने रखी है और हमारी उम्मीद है कि ये जो सरकार है, ये सरकार इसको बहुत गंभीरता से लेगी, क्योंकि ये कई साल पुरानी मांगे हैं और अगर सही मानों में अगर मुसलमानों का विकास अगर महाराष्ट्र के अंदर अगर चाहती है तो सरकार ने इन मांगों को फौरन पूरा करना चाहिए। किसी भी राज्य सरकार के लिए 100, 200, 500 करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखता है। हम कोई हजारों करोड़ रुपए का बजट नहीं मांग रहे थे, लेकिन आप हर संस्था को आप पैसा दे रहे हैं। सिर्फ एक मुस्लिम समाज के लिए आप अगर कोई स्कीम भी अगर स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर इतने सारे बंधन, जो अगर बाहर बात कर रहे हैं तो जरा मेहरबानी करके बाहर चले जाइए। तो ये जितने भी हम लोग मांग रखे हैं वो मांग हम महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर गंभीरता से चर्चा करें। एक तो ये है कि हमने रिजर्वेशन के ताल्लुक से जब हम मुंबई में हमारा असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे पार्टी के अध्यक्ष के साथ में मिलकर हमने चांदीवली के अंदर जलसा किया, तो उसमें हमने एक फिल्म दिखाई और वो फिल्म जो है वो इस बात को बताता है कि जब हम विपक्ष में रहते हैं तो हमारे तेवर कैसे रहते हैं और सत्ता में आने के बाद हम कैसे बदल जाते हैं। मतलब जो फिल्म हमने दिखाई है, अगर हम ये कहेंगे कि आपका खिलवाड़ हो रहा है, हम ये कहेंगे कि मुसलमानों आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो हो सकता है कुछ हमारी बात के ऊपर यकीन करे, कुछ नहीं करे, लेकिन हमने उन्हीं की ज़बानी उनको याद दिलाने की कोशिश की कि जब आप विपक्ष के अंदर थे तो उस भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना से लड़ते थे जिसको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, और किस जोर के साथ, किस ताकत के साथ लड़ते थे कि ऐसा लगता था उनके भाषण सुनकर कि मुसलमानों के हमदर्द इनसे ज़्यादा कोई हो नहीं सकते हैं करके। तो हम अपनी पत्रकार परीक्षा शुरू करने से पहले आपको वो फिल्म दिखाना चाहते हैं जो हमने मुंबई के अंदर रिलीज की, ताकि आप भी देख ले और समझ जाए कि इनको देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए कि कैसे आसानी के साथ ये रंग बदलते रहते हैं। तो ये फिल्म हम देखेंगे, 8 मिनट की फिल्म है ये। उतनी फिल्म देखने के बाद हम फिर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तरसाल से तमाम सियासी जमातों ने अपने मफाद की खातिर मुसलमानों का इस्तेहसाल किया है। खुसूसन रियासत महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में सत्ता की मलाई खाने के लिए बेताब कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी के मुस्लिम पिट्ठुओं का और नाम नेहाद सेक्युलर नेताओं के बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों को लुभाने के लिए खूब इस्तेमाल किया, और मुस्लिम पिट्ठुओं ने और नाम नेहाद सेक्युलर नेताओं ने भी अपने आका को खुश करने के लिए मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला और मुसलमानों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। रिजर्वेशन दिलाने के बहाने खूब आवाज उठाई और महाराष्ट्र के मुसलमानों को खूब सुनहरे ख्वाब दिखाए। ये देखिए साबिक वजीर आरिफ नसीम खान
और अबू आसिम आजमी समेत कांग्रेस लीडरान क्या कहते हैं। मराठा और मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर ये सरकार हमको ये आरक्षण नहीं देती है तो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुस्लिम है, हम आने वाले अधिवेशन के अंदर और उसको चलने नहीं देंगे। और हमारी मांग सभी मिल करके फिर वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी और हमारे जितने लीडर हैं वो इसकी मांग करेंगे। और ये मराठा के साथ में जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुसलमान है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। 2014 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने मुस्लिम समाज को पिछड़ेपन की बुनियाद पर 5.5% आरक्षण देने का निर्णय किया था। उसको लागू भी कर दिया गया था, चालू भी हो गया था। सरकार ने अध्यादेश को जानबूझकर लैप्स होने दिया और उस दिया हुआ आरक्षण को रोक रखा है। हमारी ये मांग है कि मराठा आरक्षण के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण को भी ताबड़तोड़ सरकार ने लागू करना चाहिए। वो लोग जो रिकमेंड कर रहे हैं कि 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पिछली सरकार ने 5% दिया, हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दिया। तो हाई कोर्ट ने जब मोहर लगाया तो किस बेस पे लगाया? ये कोई धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर समाज के वो लोग जिनके पास जो पिछड़ेपन के लोग हैं जिनको हक नहीं मिल रहा है उस आधार पर ये माना गया है। और बहुत सारे स्टेट में इसी आधार पर रिजर्वेशन मिला हुआ है। टीवी चैनल्स में बहस के दौरान शिवसेना और कांग्रेस के साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील। डेटा ये कहता है कि मुसलमानों की एनुअल इनकम इतनी है, फैमिली इनकम इतनी है, झोपड़पट्टियों में कितने रहते हैं, कच्चे घरों में कितने रहते हैं। अगर ये डेटा के बेसिस के ऊपर अगर आप मराठास को दे रहे हैं तो मुसलमानों को नहीं देने की वजह क्या है? There is a very strong logic in giving 5% reservation to the certain Muslim communities. Current government can add a few, subtract a few. कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट हुसैन दलवाई प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए कि मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पे शिक्षा में पिछड़ा है, उसकी हालत बहुत बुरी है। तो अगर महाराष्ट्र सरकार चाहे तो उनको आरक्षण दे सके शिक्षा में। अभी जो डिसीजन लिया गया उसमें 8% मुसलमानों को आरक्षण देने के बारे में पिछली सरकार ने, कांग्रेस और एनडीए सरकार ने जो डिसीजन लिया था वो क्यों नहीं सरकार करती? सरकार हमेशा मुसलमानों को के ऊपर नाइंसाफी क्यों करती है और उनको टारगेट क्यों करती है? सारे जो लीडर है हमारे एमएलए है, एमपीज है, सब लोगों ने ये सवाल उठाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी से हम असेंबली में कांग्रेस पर एनसीपी ने मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा किया। 5% आरक्षण मुस्लिम समाज को लोकशाही आघाड़ी सरकार ने दिया, 16% आरक्षण मराठा समाज को मिला। खास करके तो मुसलमानों को 10% एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विस में मिलना चाहिए। आपके माध्यम से मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि 14 तारीख को ये सेशन खत्म होने से पहले ये निर्णय लेकर 10% जो माइनॉरिटी मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए। आरक्षण मात्र कर्तव्य शिक्षणावर आरक्षण मुस्लिम समाजाच्या मुलांना दिलं होतं आणि त्याच्यामध्ये माझी उत्तर झालं तर मान्य केलं होतं। काही मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात त्याला स्थगिती आहे। आता त्यानंतर सरकार काय कारवाई करते त्याची मोर्चे निघाले, दाखल कमिटी स्थापन झाले, तो काय निर्णय ठरवला। कांग्रेस के साबिक रियासती सदर मानिक राव ठाकरे रिजर्वेशन की हिमायत करते हुए टीवी चैनल पर जोपर्यंत ते आरक्षण मुस्लिम समाजाचं त्यांना मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही जागोजागी निदर्शनं करू, आंदोलन करू आणि मुस्लिम समाजात आरक्षण मिळालंच पाहिजे या दृष्टिकोनातून विधानसभेत, विधान परिषदेमध्ये विधिमंडळामध्ये मागणी करण्याचा प्रयत्न। साबिक वजीर आरिफ नसीम खान असेंबली में मराठा और मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए की आम्ही मुस्लिम समाजातील कुठल्याही मागासलेल्या समाजाला आरक्षण द्यायला समर्थन करणार नाही आणि संपूर्ण देशामध्ये हा आम्ही आरक्षण देणार नाही। तर या शासनाची काय मनस्थिती अध्यक्ष महोदय? एनसीपी के वजीर मुंडे मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए या मुस्लिम आरक्षणाच्या बाबतीत जे शैक्षणिक आरक्षण करलेले ते काही कोर्टाने दिले आणि कोर्टाच्या आदेशामध्ये 78 क्रमांकाच्या पॅरेग्राफमध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की हे जे मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिलेलं आहे
अतिशय चांगली गोष्ट. या आरक्षणामुळे मुस्लिम समाजातील तरुण तरुणी मुख्य प्रवाहात येतील. पण भाजपचं सरकार मुस्लिम आरक्षण देऊ शकत नाही आम्ही सुरुवातीपासून म्हणत होतो. रियासती वजीर नवाब मलिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजर्वेशन की बात की थी और जल्दी से जल्दी करने की बात की थी. मराठा आणि मुस्लिमांना आरक्षण देण्याबाबत घोषणापत्रामध्ये जाहीर करण्यात आला होता आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्याची अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध आहे. मला आशा आहे की या राज्यामध्ये मराठा समाजाला मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचे निर्णय लवकरच होईल. पण हा निर्णय घेत असताना या राज्यातले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, ओबीसी यांचे आरक्षणाला धक्का बसणार नाही आणि ही आरक्षणे राजकीय राहणार नाही. नुसता शिक्षणासाठी आणि नोकऱ्यासाठी हे आरक्षण देण्यात येईल. कारण हे दोन्ही समाज पण इतर समाजासारखा मागासलेला आहे आणि त्या धर्तीवर या दोघा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतच्या निर्णय मला लवकर अपेक्षित आहे. रियासती वजीर जितेंद्र आव्हाड ने भी मराठा समाज के साथ साथ मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की थी. अपने हक और अधिकार के लिए मराठाओं ने अपनी जो ताकत दिखाई है उसका अनुकरण करके मुसलमानों ने अपने हक और अधिकार के लिए 7 तारीख को 2 बजे मोर्चा में शामिल होना चाहिए. ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, हम सबकी है. जहां जहां शोषण होता है, जहां जहां समाज पिछड़ा हुआ होता है, उनको ताकत दिखा के सरकार से कुछ लेना पड़ता है. हमारा तो हक और अधिकार है. रिपोर्ट ने हमें 5% का रिजर्वेशन दिया था जो सरकार ने छीन लिया है. हमारे दस्तरखान को हाथ लगाने की हिम्मत इस सरकार ने दिखाई है. क्या हम अपनी ताकत उनको नहीं दिखाएंगे? अगर मराठा 20 लाख में एक हो सकता है, अगर ओबीसी 15 लाख में एक हो सकता है, तो क्या मुमरा में हम एक नहीं हो सकते? तो लेकिन आज जब महाराष्ट्र में वो साहिब मसनद हो चुके हैं तो वो मुसलमानों से किए गए अपने अतीत के वादे को भूल गए हैं. उन्हें याद दिलाना बेहद जरूरी है और मजलिस यही काम कर रही है. मुख्यमंत्री साहब अदालत का फैसले लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचती है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत स्ट्रांग है. मुसलमानों को जब अदालत ने 5% एजुकेशन के रिजर्वेशन की इजाजत दी थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा था कि निर्मला कृष्णा कमीशन, रेमू कमीशन, सच्चर कमीशन की सरकारों द्वारा अपॉइंटेड किए गए थे. अध्यक्ष महोदय उस दिन बड़ा खराब लगा जब आप ये बोल सकते हैं, अबू आसिम साहब बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ मुसलमानों के बारे में, लेकिन जब कांग्रेस के आरिफ नसीम खान साहब खड़े रहते हैं और ये दुआ लगाते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा 15 साल का शेर है आपको जवाब बिहार में सरकार की सरकार की और मजबूरी थी आपकी होगी मजलिस की लड़ाई इन्हीं गद्दार और दोगलों के साथ है. ऐ वादा शिकन ख्वाब दिखाना ही नहीं था. क्यों वादा किया था जब वादा निभाना ही नहीं था. पिछले 70 साल से तमाम सियासी जमातों तो मेरे हिसाब से ये फिल्म दिखाने के बाद हमारी जो मुंबई तक का जो हमारा जो सफ़र था तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम वहाँ पर क्यों गए. और अब इसके आगे भी अगर कोई हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं यही राजनीतिक पार्टियां, हमने किससे प्रेरणा ली? सुनिएगा, मुंबरा के जितेंद्र आव्हाड साहब ने क्या कहा कि हमको अपनी ताकत दिखाना पड़ेगा, सड़क के ऊपर आना पड़ेगा. हमने उनसे प्रेरणा ली. हमने उस वक्त के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मानिकराव ठाकरे साहब, उन्होंने कहा कि हमको अपनी ताकत दिखाकर रास्तों के ऊपर आना पड़ेगा, मोर्चे निकालना पड़ेगा, धरने करना पड़ेगा. उनकी जबानी है. कांग्रेस के कुछ नेता तो इतना चीख कर चिल्ला रहे थे वहाँ पर कि उनकी असेंबली के अंदर उनकी आवाज़ बैठ गई थी. अमीन पटेल साहब इतना चिल्ला रहे थे. अब हमारा ये सवाल है कि पिछले 2 सालों के अंदर आपने क्या किया है? अगर नवाब मलिक साहब ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द, तो आपका डेफिनेशन क्या है बहुत जल्द का? अदालत ने फैसला किया हुआ है 1 दिन के अंदर, 1 दिन में, अगर आने वाले अधिवेशन के अंदर इन्होंने चाहा कि हम
इसको ऑर्डिनेंस नहीं, हम बिल के तौर के ऊपर हम लेके आ रहे हैं। हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, क्योंकि तीनों अपने आप को जो सेक्युलर कहने वाले लोग हैं, कि अब तो शिवसेना भी उस कैटेगरी के अंदर उन्होंने लेके आ गए हैं, जिन्होंने हमारी मस्जिद की शहादत की थी और बड़े गर्व के साथ उन्होंने उस असेंबली के अंदर खड़े रहकर कहा कि हाँ मैंने तोड़ी है तुम्हारी मस्जिद। तो वो उद्धव ठाकरे साहब भी अपने आप को सेक्युलर मान रहे हैं और पवार साहब और कांग्रेस के लीडर ने भी उनको साथ में ले लिया है। तो आने वाले अधिवेशन के अंदर इन्होंने बिल लेकर आना चाहिए और फौरन मुसलमानों को ये जो 5% का रिजर्वेशन है, क्योंकि अकेले मुसलमानों का एक ऐसा मैटर है जो कोर्ट के अंदर कहीं पर भी नहीं है, अदालत के अंदर कहीं पर भी नहीं है। अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया है, इनको सिर्फ देना है और वो देने के अंदर आनाकानी कर रहे हैं, इसलिए हमारे को वहाँ पर जाना पड़ा था। दूसरा ये है कि वक्फ बोर्ड का जो मामला है उसके ताल्लुक से भी हमने शरद पवार साहब से मुलाकात की थी और उम्मीद की थी कि यही राष्ट्रवादी कांग्रेस है जो मुसलमानों के गलियों में घूमते रहती है, तो कहीं ना कहीं उनको हम ये एहसास दिलाएंगे कि आप ये करें करके। तकरीबन 3-4 महीने का वक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, पत्र दिया फौरन कि मुख्यमंत्री डेट दे दीजिए, हम सब मिलकर मीटिंग करके ये करेंगे करके, तो इसके बारे में कुछ हुआ नहीं है। अब ये है कि हमने, जैसा डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब ने बताया है कि कुछ बयानात हमने सुने हैं कि हमने उनसे सवाल किया कि 5% रिजर्वेशन दो। हमने उनसे दूसरा सवाल किया कि हमारे वक्फ की ज़मीन वापस करो। जब ये सवाल उनसे किया गया तो इन्हीं में से एक जो पूर्व मंत्री है वो कहते कि नहीं, ये पश्चिम बंगाल में इलेक्शन लड़ने के लिए गए थे, नहीं ये उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, इनको इलेक्शन का है। आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से ये ऐलान कर रहा हूँ कि इस अधिवेशन के अंदर जो विंटर सेशन का अधिवेशन आ रहा है, अगर उसमें ये सरकार मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का एक्ट लाती है, फैसला करती है, तो मजलिस ये आने वाला इलेक्शन पूरे महाराष्ट्र के अंदर नहीं लड़ेगी। हम उनको तोहफे के तौर के ऊपर, तुम मुसलमानों को तोहफा देना, ये 5% रिजर्वेशन देकर हम तुमको तोहफा देंगे कि हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और एक बार के लिए हम इनकी ज़बानें बंद कर देंगे जो ये कहते हैं कि हम सिर्फ सियासत करने के लिए आए हैं। मजलिस सियासत करने वाली जमात का नाम नहीं है, मजलिस खिदमत करने वाली जमात का नाम है, अपने कौम के लिए लड़ने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो अगर आपको लगता है कि हम इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं तो आप हमारी सियासत बंद कर दीजिएगा। उसमें आपके हाथ में है हमारी सियासत बंद करना। और अगर आप नहीं करेंगे, अगर इस अधिवेशन के अंदर नहीं लेकर आएंगे, तो जिस तरह असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुंबई के अंदर ऐलान किया है, आने वाले मुंबई के जो विंटर सेशन है वहाँ पे भी मोर्चा निकाला जाएगा, भव्य मोर्चा निकाला जाएगा और तीव्र आंदोलन, आप इसको इस ताल्लुक से पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम ये आंदोलन चलाएंगे। इस फिल्म के अंदर आपने महज कुछ 8-10 लोगों को ही देखे हैं, ये फिल्म और बढ़ेगी। अभी ये फिल्म के अंदर उन लोगों की भी ज़बानी आएगी जिन लोगों ने किस तरह से लड़े थे। उसमें शायद फिर शरद पवार साहब भी हो सकते हैं, उसमें और बहुत सारे नेता हो सकते हैं जो उस वक्त मुसलमानों के ताल्लुक से कितने हमदर्दी जताते थे और आज उनका रवैया मुसलमानों के ताल्लुक से क्या है करके। तो यही आप लोगों से बात करना था। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मौके के ऊपर महाराष्ट्र की पुलिस का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस पूरे सफ़र के दौरान, ठीक है, उन्होंने अपना काम किए, उनकी ड्यूटी थी। हमने भी बहुत अच्छे तरीके से जो उनको वादा किया था कि कहीं पर भी कोई भी ऐसी हरकत नहीं होगी कि जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ होंगी और पुलिस को तकलीफ़ होंगी। हम अपने वादे के ऊपर खड़े रहे। तो हम महाराष्ट्र के जितने भी मजलिस के नौजवान साथी हमारे कोने कोने से आए थे, मैं उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सिर्फ इतना बताना चाहता था कि ये सिर्फ एक आगाज़ था, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी आगे और भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ना है और इसके अंदर हम सब मिलकर साथ में लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि हम यहाँ से जब सफ़र शुरू किए तो हमने मराठा समाज का वो युवक काका साहेब शिंदे, जिसका पुतला वहाँ पर कायगांव के पास लगाया हुआ है, उससे हमने प्रेरणा लेकर आगे गए हैं। और वो प्रेरणा ये थी कि जब अपने समाज की बात आती है तो अपनी जान देने से भी कोई पीछे नहीं हटता है करके। वो नौजवान लड़के ने मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसके लिए उसने ये परवाह नहीं की, उसने अपनी जान की आहुति दी, बलिदान दिया
तो हमको भी ऐसा लगा कि हम वहाँ पर रुकेंगे। सिर्फ पूरे सफ़र के दौरान हमारा एक स्टॉप था वहाँ पर कि वहाँ पर हमने उसको श्रद्धांजलि दिए, और एक तरीके से हमने उस लड़के से हमने प्रेरणा लिए कि अगर अपने समाज के हित के लिए अगर लड़ना है तो आपकी जान की परवाह भी नहीं करना है। तो इसके बाद आप लोगों के जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, एक एक करके हाथ उठा के अगर पूछेंगे तो मेरे हिसाब से मेरे लिए भी ज़रा आसानी हो जाएगी उसके अंदर। शुक्रिया, बोलिए। जैसा कि आपने कहा कि काका साहब शिंदे से आपने प्रेरणा ली, तो इसका दूसरा मतलब ये हो रहा है कि रिजर्वेशन के लिए मुसलमानों को जान की बाजी लगाना चाहिए। देखिए, काका साहेब शिंदे के लिए हम इस वजह से गए थे कि हमने मराठा रिजर्वेशन के ताल्लुक से पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो मोर्चे निकाले गए थे उससे भी हमने एक प्रेरणा ली है, और ये प्रेरणा ली है कि जब सड़क के ऊपर पूरा मराठा समाज उतरा कि मेरे समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उसमें है तो कई सारे शिवसेना के मराठा थे, भाजपा के मराठा थे, कांग्रेस के मराठा थे, एनसीपी के मराठा थे, सभी राजनीतिक दलों के मराठा बोलकर वहाँ पे उतरे थे। लेकिन जब हम उतरे हैं इस लड़ाई के अंदर तो सिर्फ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन उतरी है यहाँ पर। तो कहाँ है वो कांग्रेस के मुसलमान, कहाँ है वो राष्ट्रवादी के मुसलमान? क्या तुमको सिर्फ है तो उनके तलवे चाटने की पड़ी है? तुमको सिर्फ अपने छोटे ओहदे चाहिए उसके कौम के लिए? तुम कभी भी समाज के लिए आ नहीं सकते। हमने रिटर्न के अंदर उनको पत्र दिए और आजिजी की उनसे, हमने विनती की है उनसे कि आप लोग भी आइए, इसके अंदर शामिल होइएगा करके एक मरतबा। लेकिन किसी ने भी इसका कहीं पर भी कोई प्रतिसाद नहीं दिया कि हम भी आना चाहते हैं एक मुद्दे के ऊपर। तो हमारा ये कहना है कि अगर आगे लड़ाई होगी तो हम बहुत तेजी के साथ इसको आगे लेके जाएंगे और लड़ेंगे पूरी ताकद के साथ। माझे दोन प्रश्न आहेत तुम्हाला. तुम्ही म्हणालात नसीम खान म्हणाले की आम्ही राजकारणासाठी करतोय, तर त्यांचं म्हणण्याचा असा हेतू आहे का की मुंबई इलेक्शन समोर आलं आहे, महानगरपालिका मुंबई किंवा औरंगाबाद, तर हे डोळ्यासमोर ठेवून तुम्ही करताय असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का, त्यांना म्हणायचं आहे का? आणि दुसरं म्हणजे या क्लिप आम्ही पाहिली की अतिशय चांगली आहे, पण त्यामध्ये तुम्ही बोलता नाही. आता विद्यमान 2 वर्ष झाली, तुमचे इतर आमदार आहेत ते वारंवार काय त्या प्रश्नावर भूमिका घेतात हे मी तुम्हाला विचारायचं. दुसरं म्हणजे तुमचं पुढे आता काय असणार आहे, तुम्ही काय? मी एक स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की माझे आमदार विधानसभामध्ये याच्या बाबतीत काय केलेले आहे हे आपल्याला मला विचारण्याच्या अगोदर आपण यूट्यूबवर गेलं तर सगळं आपल्याला काही मिळेल की कोणत्या दिवशी कोणत्या आमदारांनी हे मुस्लिम रिझर्वेशनच्या बाबतीत काय बोललो. तुम्ही हे पहिला जे प्रश्न विचारले ते खूप महत्त्वाचं आहे की आरिफ नसीम खानने म्हटलेलं आहे की आम्ही राजनीती करतो, हे जे निवडणूक येत आहे डोळ्यासमोर ठेवून. तर नक्की मी त्या दिवशीही म्हटलं होतं एका पत्रकाराने जेव्हा विचारलं होतं की आम्ही 200% हे मान्य करतो की आम्ही जे टायमिंग घेतलेली आहे ते खरोखर राजनीतीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची आहे. निवडणूक जवळ आल्यानंतरच आम्हाला हे करायचं होतं. का करायचं होतं आता हे पण समजून घेण्याची आवश्यकता आहे की निवडणूक आल्यावर पुन्हा तो शरद पवार साहेब रोशन गेटमध्ये सभा घेणार, तोच काँग्रेसचे मोठे नेते येऊन ते कटकट गेटमध्ये जाणार, किरापुरामध्ये जाणार, ते सभा घेणार आणि मुसलमानांना काय सांगणार की आम्ही सेक्युलर पार्टी आहे, तुम्ही आम्हाला नाही दिले तर बीजेपी येईल, मग शिवसेना येईल. म्हणून आम्ही जे टायमिंग निवडलेली आहे हे खरं आहे की आम्ही जाणून बुजून टायमिंग केलेली आहे की कारण हे सर्व लोकांना, हे सर्व पुढाऱ्यांना पुन्हा लोकांसमोर जायचे आहे आणि त्यावेळी आम्ही जे अवेअरनेस केलेलं आहे. आता तुम्हाला हे सांगतो की महाराष्ट्राच्या कोणाकोपऱ्यातून जे लोक आले होते, कुणालाही आम्ही गाडी दिली नाही, पेट्रोल भरलं नाही त्यांच्या गाडीमध्ये किंवा त्यांना पैसे दिले नाही. इतक्या संख्येने ते का आले की त्यांनाही हे रिअलायझेशन होऊ राहिलं की हो आम्हाला कशा उल्लू बनवण्याचा हे धंदा हे करत आहे. आमच्या या टायमिंगच्या बाबतीत हे आहे की जेव्हा हे पुढारी पुन्हा येतील तर कमीत कमी ते जो एरियामध्ये जातील किंवा सभा घेतील तर आमचे मुसलमान जे आहे ते त्यांना कमीत कमी प्रश्न विचारतील, साहेब आम्ही तुम्हाला मत देतो, तुम्ही आम्हाला सांगा आमच्या 5% रिझर्वेशनच्या बाबतीत तुम्ही काय केलं, आमची वक्फ बोर्डाची जमीन परत करणार काय करके. म्हणून लोकांमध्ये एक अवेअरनेस मागच्या 2 महिन्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही कॉर्नर मीटिंग्स घेतली. इतकं घरे जाऊन छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग्स घेतली, सभा घेतली. औरंगाबादमध्ये सुद्धा डॉक्टर गफ्फार खादरी साहेब असू द्या, शारिक नक्षबंदी असू द्या, आमचे समीर साजिद असू द्या किंवा आमचे कोणतेही पदाधिकारी असू द्या,
त्यांनी इतके सारे मीटिंग्स घेतलेली आहे आणि लोकांमध्ये आता हे एक अवेअरनेस क्रिएट झालेला आहे की हो आम्ही जो मुद्दा घेत आहे आणि याच्यापेक्षा तुम्हाला काय पाहिजे की तो म्हणतो ना की आम्ही निवडणूक पुढे ठेवून मी घोषणा केलेली आहे आणि मी आपल्याला शब्द देतो की या अधिवेशनमध्ये त्यांनी बिल आणलं मुसलमानांना 5 रिझर्वेशन त्याच दिवशी माननीय असदुद्दीन अवैसी साहब घोषणा करतील की ॲज एक सेलिब्रेशन के तौर के ऊपर हम कांग्रेस और एनसीपी को बोलेंगे कि तुम लड़ो इलेक्शन, हम नहीं लड़ेंगे। सर एक धोका असा होऊ शकतो म्हणजे जर त्यांनी आरक्षण दिलं तुम्ही निवडणुका नाही लढवल्या तर मुस्लिम समाजाचं राजकीय नुकसान होऊ शकते। नहीं नहीं, देखिए मुसलमानों का राजनीति कहाँ है साहब? नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारा तो यही कहना है ना, मुसलमानों की राजनीति यही लोगों ने तो खत्म किए है करके। आज कहाँ है? एक मिनट मैं पूछता हूँ इसके आगे। मेरा यही कहना है, आप मुसलमानों की राजनीति क्या है? मुसलमानों की राजनीति सर हमको मोहल्ले के कॉर्पोरेटर बना डालो, जिला परिषद का एक सदस्य बना डालो, स्टेज के ऊपर बैठने के लिए का दाढ़ी वाले टोपी वाले को बिठा डालो और ये मैसेज दे डालो कि साहब देखो ये मुसलमान स्टेज के ऊपर बैठा है करके। उस स्टेज के ऊपर बैठने वाले मुसलमान की हैसियत क्या है करके ये सारे लोग, औरंगाबाद के उदाहरण ले लो आप। तो हमारे तो बस यही रह गया है कि हमको दिखावे के लिए ये कर रहे हैं करके। क्या ये शरद पवार साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि महाराष्ट्र से एक मुसलमान एमपी चुना कर लेकर आए करके? क्या तुमको सिर्फ वोट चाहिए? वोट डालने के लिए मुसलमान चाहिए? कोई बड़े ओहदे के ऊपर कोई नहीं चाहिए तुम्हारे को। एमपी तुम बनेंगे, सारे जितने भी अहम पोस्ट है वो तुम उसके ऊपर बैठ जाएंगे करके। नवाब मलिक साहब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, उन्हीं की जबानी है बहुत जल्द। अरे कितने जल्द 2014 का मामला है, आज 2021 आ गया है। तुमने तो सबसे पहले, और उन्होंने अपने उसमें बोला है कि हमारे उसके अंदर था करके, मैनिफेस्टो के अंदर था। ठीक है, मराठा समाज का अगर कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, मुसलमानों का क्या है करके उसके अंदर आप बताइए, देना है नहीं देना है करके उसमें। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि साहब हमको रिजर्वेशन नहीं, आप पश्चिम बंगाल में क्यों लड़ने गए थे? हम आपको बोल रहे हैं साहब हमारी वक्फ बोर्ड दो, नहीं साहब हम ये दिल्ली में जाके इलेक्शन लड़ने वाले। अरे उसके ऊपर हम अलग चर्चा करने के लिए तैयार है ना। ये मुद्दों के ऊपर आप बात करिए जिन मुद्दों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सर प्रश्न असा आहे की आपण म्हटलं की मराठा आंदोलनाचं प्रेरणा घेऊन आहे, तर असं मराठा मोर्चे जेव्हा निघले ते कोणत्याही बॅनर खाली नव्हते, कोणत्याही पक्षाचे नव्हते। मराठा मुक्त मोर्चा या बॅनर खाली सर्व आले आणि त्याच्यात सर्व पक्षाचे लोक सामील झाले। तुमच्या पक्षात तुम्ही मजलिस म्हणून गेल्यामुळे बाकीचे लोक येत नसेल तर तुम्ही असं काम नाही करत की कोणत्याही पक्षाचा बॅनर न करता रिझर्वेशनसाठी मूक मोर्चे किंवा मोर्चा काढण्याची, तर ते लोक येतील? नाही, मला आपल्याला हे सांगायचं, कोणाला नाही माहीत असेल तर, की तुम्हाला वाटत असेल की मराठा समाजाने जेव्हा मोर्चा काढला होता तर त्याचं नेतृत्व कोणी नाही होतं, पडद्याच्या मागे कोण कोण होते हे सगळ्यांना माहीत आहे। त्यांना पैसे कोणी पुरवण्यात आले होते, कोणी पुरवले होते, हे सगळ्यांना माहीत आहे। हे खरी गोष्ट आहे, म्हणजे आपल्याला ॲज अ पत्रकार नाही माहीत असेल तर मतलब हे आश्चर्य आहे। पण त्या मोर्चाला फंडिंग कोणी केली होती आणि त्याच्या मागे कोणकोणते पुढारी होते ते सगळ्यांना माहीत आहे। आता आम्ही जेव्हा मुंबईमध्ये निघालो रॅली घेऊन, आम्ही आमच्या पार्टीचा एक झेंडा दाखवतो, एक झेंडा कोणत्या गाडीवर आम्ही लावलो होतो, आम्ही तिरंगा लावून गेलो आणि त्याचा उद्देश एकच होता उसमें की समजा बाबा आम्ही पत्र दिलेलं आहे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टीच्या नेत्यांना, त्यांनी एक रात्री त्यांना जाग आली की नाही रे बाबा आपल्याला सकाळी जायचं आहे, आपण पण जाऊ त्यांच्यासोबत, तर त्यांना काही पडलं असतं की नाही MIMचा झेंडा आहे आम्ही त्याच्यासोबत कशाला जाऊ, मग आम्ही तिरंगा लावून गेले। महत्त्वाचं हे नाही आहे की मतलब MIMचा, आता दुर्दैव हे आहे त्यांच्यासाठी की महाराष्ट्रामध्ये एकच मुस्लिम MP आहे ना, एकच मुस्लिम MP आहे आणि ते म्हणजे MIMचा MP आहे। अच्छा तुमचे असले असते एखाद MP तुमच्या पार्टीचा, तर मी त्यांना सांगितलं असतं की तुम्ही नेतृत्व करा, मी एक कार्यकर्ता म्हणून तुमच्या सोबत येतो। सर जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है पूरे महाराष्ट्र में, तो क्या आपको लगता है सर कि मुसलमानों को खुला कि जातिवाद की राजनीति चल रही है, क्या मुसलमान लोग आपको नहीं देंगे, आपको लगता है सर? नहीं, ये जातिवाद की राजनीति नहीं है, ये आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने के धंधे चल रहे हैं, ये सिर्फ आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए इसीलिए इनका सवाल बहुत दुरुस्त है कि आपने इसी वक्त क्यों किया है। अरे हमने तो जानबूझकर किए हैं इसी वक्त कि तुम आओ हमारे मोहल्ले के अंदर दोबारा किसी ना किसी से, तो और ये जब जिंदा रहेगा, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तो आप भी पूछेंगे उनसे, आप भी पूछेंगे उनसे कि साहब ये लोग बम्बई आए थे, आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं करके उसमें, और जो हम सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा उसमें।
आप ये उधर उधर घुमा फिरा के मत बोलिएगा उसमें कि साहब आप पश्चिम बंगाल में क्यों गए थे, आप हार गए थे, आप इनकी बी टीम उनकी बी टीम, अब कोई मतलब किसी को ये हजम ही नहीं होती है बात ये। सर हमारा काम मेहनत करना है, हम कोशिश करना हमारा काम है, नतीजे क्या होते हैं करके ये वक्त बताएगा। और उसकी एक जिंदा मिसाल ये है कि जब हम कोशिश करें औरंगाबाद में तो आज इस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं करके। उस वक्त कॉन्फिडेंस था नहीं था ये नहीं पता है, लेकिन हमने लोगों को बोला था कि कोशिश करो, अगर कोशिश करेंगे ईमानदारी के साथ तो नतीजा निकलेगा, तो ये नतीजा है उसी कोशिश का। नसीम खानेंनी आरोप केला आहे की एमआयएम ही एक गाडी आहे ज्यात भाजप जेवढं पेट्रोल टाकते तेवढंच ते चालतं। देखिए कितनी मरतबा हम इसका जवाब देंगे, ये एक होता है ना उसमें नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला मामला है इसके अंदर कि साहब मैं क्या इनको जवाब दूं, तो दोबारा वही मुद्दे लेकर आएंगे। चलिए साहब ये मान भी लिया है कि वो पेट्रोल डाल रहे करके, मैंने आपसे 2 सवाल किया, आप मेरे 2 सवाल का जवाब दे दीजिए ना उसमें कि आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे नहीं देंगे करके, और अगर नहीं देंगे तो आप हमको बता दीजिएगा, और देंगे तो हम तो आपके लिए मैदान खुला छोड़ रहे हैं। आप तो ये समझ लीजिएगा कि पूरे नगर परिषद नगर पालिकाओं के अंदर आप धूम मचा सकते हैं, एमआईएम नहीं रहेगी, एमआईएम बोलेंगे कि नहीं इन्होंने हमारे कौम के साथ है तो हमारा साथ दिया है करके हम इलेक्शन में नहीं करेंगे। और आरिफ नसीम खान अगर चाहे तो मैं उनके प्रचार के लिए उनके लिए भी जाऊंगा उसके अंदर कि साहब देखो आपने मेहनत की है करके हमारे लिए। मुंबईच्या सभेमध्ये जी गफ्फार कादरीने तुमची एवढी कौतुक केलं तिथं, त्याच्यापेक्षा डबल कौतुक तुम्ही त्यांचं केलं। नहीं एक बात बिल्कुल सही है कि नहीं एक बात सही है कि ये रैली नहीं होना, ये प्रोग्राम नहीं होना, इसके लिए जो ताकतें लगाई गई थी, जो राजनीति वहाँ पर चल रही थी, जो पुलिस का दबाव वहाँ पर लगाया गया था, आप ताज्जुब करेंगे कि हमने कितनी जगहों के ऊपर कितने ग्राउंड्स के हमने पैसे भर डाले। कुणाल खरात यहाँ पर बैठे हुए हैं, नवी मुंबई के एक ग्राउंड का हमने पैसा भर डाले 80,000 रुपये ग्राउंड का पैसा भर डालिए, फायर की एनओसी निकाल लिए, ये कर लिए, सब होने के बाद फिर पता चलता है वहाँ का जो इंचार्ज है वही बोलता नहीं साहब वो पुलिस वाले थोड़ा सा ये कर रहे हैं। फिर पुलिस वालों से जब पूछते तो पुलिस वाले बंद जबान के अंदर हमको बता देते कि साहब ऊपर से यहाँ से ये आया हुआ है करके कि आप लोगों को नहीं देना है करके। जब ये पूरे मामले हमको समझ में आए कि ऐसी साजिशें हो रही है करके, तो मैंने खुद ने है तो हमने गफ्फार कादरी साहब को बोले कि साहब आप जाके वहाँ पर बैठिएगा और किसी भी हालत के अंदर हमको ग्राउंड लेने का है करके। तो ये गफ्फार कादरी साहब के वहाँ पे जाने से मतलब मैं सही मायनों में अगर देखा जाए तो ये काम गफ्फार कादरी साहब का नहीं था, ये मेरी मुंबई की टीम का था। उसमें वो लोग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब वहाँ पे गए और उन्होंने ये काम करवाया। तो वो जो सभा हुई है वो डॉक्टर साहब ने किया है और हमारी ये वो है कि जो अच्छा काम करता है हम यकीनन उसका, और आपकी भी तारीफ किया मैं, आप थे नहीं उसमें कि आप भी मेरे साथ मुंबई तक चले हैं इतना सफ़र तय करके। देखिए सिद्धार्थ भाई, मतलब राजनीति के अंदर मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। कुछ मुद्दों के ऊपर हो सकता है कि डॉक्टर साहब के कुछ फैसले मुझे पसंद नहीं आते होंगे या मेरे फैसले जो है वो समीर साजिद को पसंद नहीं आते होंगे या शारिफ को, बट अल्टीमेटली जो है हम सब पार्टी के लिए काम करते हैं। छोटे मोटे बातें हैं तो हर राजनीति के अंदर होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं साहब हम तो बिल्कुल हमारे पास कुछ भी नहीं होता है करके। होते हैं, हर राजनीतिक पार्टी के अंदर होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं करके उसमें। तो ये हमारा मुद्दा नहीं है कि मतलब और आप कितनी भी कोशिश कर ले मजलिस टूटने वाली नहीं है, हम पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे उसके अंदर। थोड़ा सिद्धार्थ भाई को मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ मसाला आपको भी चाहिए होता है, मगर गैर जोर मसाला आने की जरूरत नहीं है। पूरी पार्टी, पूरी महाराष्ट्र की यूनिटें एकजुटी से काम करें। जब कोई खानदान में कुछ लोग होते हैं तो आपस में कुछ बातें होती है, भाई भाई में कुछ बातें होती है, मगर जब कुछ तय हो जाती है, इम्तियाज जलील साहब का हुक्म आता है एज ए पार्टी प्रेसिडेंट, हम सब की जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह वैसे ही होता है, होता रहेगा और होता है। आप इस किस्म के मसाले को ज़्यादा हवा मत दीजिए। आप भी बाहर आने मत देना, उसको कोई देखेगा। हो गया? अच्छा एक सेकंड, जिसका हो गया है हाँ बोलिए। पहिला आणि शेवटचा, तुम्ही मुंबईमध्ये जे बॉम्ब फोडला त्या बॉम्बमुळे
मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ बैठक घ्यावी यासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते प्रयत्न करत आहे. आज किंवा उद्या बैठक होणार आहे. तुमच्या बॉम्ब फोडल्यामुळे हा परिणाम झाला का? काय है कि जोपर्यंत तुम्हें प्रेशर टाकणार नहीं. देखिए, मैं जाने से पहले हमारे नौजवानों को ये कहता था कि जिंदा है तो जिंदा रहने का सबूत देना पड़ेगा. हाँ, हम नौजवानों को ये बात कहते थे कि अपने वजूद का एहसास दिलाना पड़ेगा कि साहब हम भी रहते हैं इस राज्य के अंदर, हमारी भी एक पहचान है, हम इस देश के अंदर रहने वाले, हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है क्योंकि उसमें. तो यकीनन ये प्रेशर के बाद अगर वो ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैठकें बहुत हो चुकी है. अब फैसला करके उठिएगा, फैसला करके उठिएगा, वरना बैठक के बाद है तो वही नवाब मलिक साहब बाहर आके निकलेंगे की आम्ही लवकरात लवकर हे निर्णय घेणार आहे, तर त्याचा अर्थ काही रहणार नहीं. फिर विधानसभा के अंदर एक आध आमदार इतनी जोर से वो करेंगे कि अमीन पटेल के जैसा उसकी आवाज़ बैठ जाएगी उसमें. अरे मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि और फैक्ट यही है कि हमने है तो आज मुसलमानों के सामने एक हकीकत सामने ला के रखी है कि तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह किया जाता है. 5 साल के अंदर वो आते हैं, तुमको दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं. आज बताइए ना कि अगर वक्फ बोर्ड को उन्होंने 500 करोड़ रुपए का अगर पैकेज दे दिए है तो किसी भी राज्य सरकार के लिए कौन सी बड़ी बात है 500 करोड़ रुपए. और 500 करोड़ के अंदर हम है तो इतने सारे स्कूल्स जो मुस्लिम बच्चों के लिए हम बना सकते हैं. हमारे पास जितनी वक्फ की ज़मीनें बची हुई है, हमने नक्शत्रवाड़ी के अंदर 8.5 एकड़ ज़मीन है तो निकलवाए वहाँ से. अब हमारे को चिंता ये है कि अब वो ज़मीन के ऊपर हम करें क्या, क्योंकि हमारी वक्फ बोर्ड की तिजोरी पूरी खाली पड़ी हुई है. वो पैसा देंगे तो हम कम से कम वहाँ पर कुछ अच्छा हॉस्पिटल बना देंगे, स्कूल्स बना देंगे, कॉलेज बनाएंगे, कुछ तो भी इस तरह के काम कर सकेंगे. ये सब दत्ता ने दिन भर मेरा लिया है पूरा गाड़ी के अंदर, आज भी दिल भरा रही है. बोलो दत्ता. प्रकाश आंबेडकर काही दिवसापूर्वी तुमचे सहकारी होते, मात्र त्यांनी आता येणाऱ्या निवडणुका लढवण्यासाठी मुस्लिम लीग आणि राष्ट्रीय जनता दलासोबत अलायन्स करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ते कुठेतरी निराश झालेत का MIM वरून किंवा मुस्लिम मतदार? नाही, मतलब त्यांनी एक स्पष्ट सांगितलं होतं की ते MIM सोबत जाणार नाही आहे. क्योंकि आणि बघा आमची तयारी हे असते की आम्ही एकटं लढण्याची आमची तयारी आहे. कोणी आलं तर चांगलं, नाही आलं तर बघू. देखे ना सर, मतलब मुझे भी बहुत डर लगता है. मुस्लिम लीग इतनी बड़ी पार्टी है कि अब कैसा होगा हमारा. 5 साल के लिए इलेक्शन से दस्तबरदारी इमाम के नहीं, 5 साल बोला नहीं हूँ मैं. 5 साल नहीं, बहुत लंबा चले गए हैं आप उसमें. ये आप कर दीजिएगा. महानगर पालिका ये बोल रहे हैं ना कि हम महानगर पालिका नगर पालिकाओं के इलेक्शन को देखकर है तो हमने इस वक्त की टाइमिंग की है करके. अरे एक इलेक्शन है तो अपनी कौम की खातिर हम कुर्बान कर डालेंगे उसके अंदर. कोई बड़ी बात नहीं है मजलिस के लिए, उसमें कोई वो नहीं है. देखिए, मुसलमानों की भलाई होना उसमें, आप ये समझ लीजिए ना. उसमें हमारे नगर परिषद नगर पालिकाओं के अंदर मेंबर्स चुनकर आ रहे हैं. हमारी लड़ाई तो ये है कि अब हम उनके साथ है तो हमारे MPs बनाएंगे, हमारे MLAs बनाएंगे करके. उसमें ये जो है, ये एक छोटी सी अगर कुर्बानी हमको देना पड़ा कि चलो भाई हम सौदा कर रहे हैं इनके साथ कि तुम हमको ये दो, हम तुमको वो देते हैं करके, देखते हैं कितना उनको पड़ता है करके. उसमें इससे भी बौखला जाएंगे वो. आज नरेंद्र मोदी जो इव्हेंट चालू आहे सगळ्या भारतामध्ये लाईव्ह बघितलं जातं, काय प्रतिक्रिया देईल राजकीय व्यक्तिमत्व किसका म्हणजे समझ विश्वनाथ मंदिरातील जे आता घाटाचं लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करतात, सकाळपासून ते आतापर्यंत सगळे लाईव्ह चालू आहे. त्याच्यावर बरेच राजकीय मतमतांतरे होतात. तर हे MIM काय त्याच्याकडे कसं बघतंय केदारनाथच्या नंतर आहे? नहीं, देखिए, ये हमारे को कोई ऐसा अचानक ये ऐसा हो गया है और इसके ऊपर हमको बहुत अचंभा हो रहा है कि ये कैसा निकल के आ गया. हमको 200% इस बात का यकीन था कि चुनाव के अंदर जब भी भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर नज़र आती है, हारने की कगार के ऊपर नज़र आती है, उनको ये उनके सर्वे के अंदर आ जाता है. RSS वाले जब उनका सर्वे करते हैं कि नहीं योगी बाबा तू तो गयो, तो जब ये मामला सामने आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि दोबारा हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद कैसा किया जा सकता है करके फिर कोई तो भी एक आध मंदिर का इशू निकाला जाता है. वो मंदिर को इतना प्ले अप किया जाता है. तो ये सब चीज़ें जो है ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत होता है. लेकिन मुझे एक खुशी इस बात की है कि मुसलमान समाज अब, और थैंक्स टू बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मुसलमानों का जो नौजवान लड़का, उसका कभी भी इलेक्शन के अंदर दिलचस्पी नहीं होती थी.
आज उनकी वजह से ये है कि हमारा छोटे से छोटा अगर कोई लड़का है ना, वो पूरा उसको इलेक्शन के ताल्लुक से डेमोक्रेसी के अंदर मेरा क्या रोल होना चाहिए, मैंने क्यों है तो एक ताकत बनकर खड़े रहना चाहिए, ये चीज़ है तो अब मुसलमानों के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पैदा कर दी है। तो अब ये है कि अब ये जितनी भी हरकतें होती है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो मीडिया का ही किया जाता है उसमें, कि हम जब पूछेंगे उनसे कि मोदी जी पेट्रोल का क्या हुआ है करके, तो बोले नहीं मैं मथुरा में मंदिर बनाने वाला हूँ करके। हम जब महंगाई के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने तो कहीं तो भी बोले बाबरी मस्जिद तैयार, जो उनकी राम मंदिर तैयार होने वाली है करके। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये लोगों को बहकाने के लिए, और रात का एजेंडा फिक्स होता है उससे। एक सेकंड लढाई लढताय आणि विरोधी पक्ष नेता म्हणून एक भाजप सुद्धा ठाकरे सरकारच्या विरोधात आहे. तर मुस्लिम आरक्षणासाठी जसं तुम्ही सगळ्या पक्षांना यामध्ये, तर भाजपला सुद्धा तुम्ही आमंत्रण देणार का मुस्लिम आरक्षण? नाही, भाजपला देण्याचं कारण हे नाही की भाजपला मुसलमानांशी काही देणं घेणं नाही. अगर इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को सबसे पीछा कोई देखना चाहती है, सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने का अगर किसी के पास सबसे बड़ा एजेंडा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है. तो जिससे कुछ उम्मीद ही नहीं है, उसके चौखट के ऊपर क्यों जाना है? हम इनके पास क्यों जा रहे हैं? हम क्यों मांग रहे हैं? आपने एक बात सुनी होगी आज के स्टेटमेंट के अंदर, ये जो मुंबई के क्या नाम है मिनिस्टर साहब, आरिफ नसीम खान साहब, तो उन्होंने क्या कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जब ये दो आमदार थे तो भारतीय जनता पार्टी से के टाइम के ऊपर आपने ये मांग क्यों नहीं रखी? तो मैंने, मेरा भाषण जो था ना वो डाला नहीं था इसमें, उसको ऐड किए हमने. मैं बोला ये उसी वक्त का है जब देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बैठे थे, और उस वक्त भी मैंने पोल आपकी खोला था, क्योंकि मैंने उनसे नहीं मांगा, मैंने उनको ये बोला ही नहीं. मैंने तो उनको बोला कि तुम 15 साल हुकूमत में थे, 15 साल तुम क्या सो रहे थे कि सत्ता तुम्हारी चले गई, बीजेपी आ गई, शिवसेना आ गई, तो बोले आप जो जल्दी से दो मुसलमानों को. तुम क्या कर रहे थे 15 साल? सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कब आई है? महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट कौन से साल में आई थी? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट. तो हमारे को ये है कि साहब रिजर्वेशन चाहिए ना, अपन ऐसा करेंगे एक कमीशन बना देंगे. तो वो कमीशन है तो 2 साल लेता है, फिर उसकी रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट टेबल करे तक है तो उनके सरकार निकल. तो ऐसे कमीशन के ऊपर कमीशन, कमीशन के ऊपर कमीशन बनाते जाओ, और मुसलमानों को सिर्फ आश्वासन देते रहो कि भैया होने वाला है करके. जिसने नहीं पूछा है वो पूछ ले. फिरोज भाई, आम्ही सीडी तैयार करणार आहे. हम इसके पूरे सीडीज तैयार करने वाले हैं, और हाँ इनकी धुलाई करो रे. तो ये हम सीडीज बना के हम अलग अलग इलाकों के अंदर ये सब बताने वाले हैं. और अब आपने पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ, ये हमारी सीरीज की पहली वीडियो है, और 2 वीडियोस तैयार हो रहे हैं, तो पूरी तैयारी के साथ आने वाले हैं. ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग हमारे साथ खाना खा के जाइएगा, हमें खुशी होगी उसमें. झालं ना रे आता.